बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो सिमेंटिक वेब के बारे में पढ़ा है। उसकी जो है उसको हम 3.0 वेब कहते हैं और वो जो है वो बहुत ही आजकल यूज़ हो रही है। जैसे आप जो है वो अपने फेसबुक के एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी कि आप स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं और जो है वो लाइक का पोस्ट करते हैं, लाइक को क्लिक करते हैं, तो इससे ये नहीं होता कि आपकी सारी वेबसाइट जो है वो रिफ़्रेश हो जाए, रीलोड हो जाए। सिर्फ जो है बेसिक जो है वो कंटेंट जो हम चाहते हैं कि सिर्फ वही जो है वो हमारे पास क्या होता है, अपडेट होता है। सिमेंटिक वेब का हमने जो है वो थॉरली पढ़ा कि क्या चीज़ होती है। इसमें हमने वेब 1.0 1.2 भी कवर की, उसकी करेक्टरिस्टिक्स भी कवर की। Today's topic is chunk transfer, extensibility and future web application। 3 क्लास हमारे आज के टॉपिक हैं और होप्स हो कि आपका जो सिलेबस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी कि यू हैव टू कवर ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स इन 10 लेक्चर्स। वो इसलिए जो है वो 2-2 3-3 टॉपिक इकट्ठे एक ही लेक्चर में कवर किए हैं। इसी तरह ही जो है वो आज जो हम छोटे एक्सटेंसिबिलिटी तो बिल्कुल एक स्लाइड का टॉपिक है और चंक ट्रांसफ़र और फ्यूचर वेब एप्लीकेशन जो है ये थॉरली हम इसको आज डिस्कस करेंगे। चंक ट्रांसफ़र क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि चंक ट्रांसफ़र क्या होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लफ्ज़ चंक क्या है। आप लोग बहुत ही फेमिलियर है, आप लोगों को भी शायद इसका पता हो कि चंक जो है वो एक छोटा टुकड़ा, एक छोटा पार्ट जो है उसको कहते हैं कि कोई भी चीज़ का चंक, सेगमेंट, ये एक ही चीज़ के नाम है, ठीक है। किसी भी जो है अ चंक कैन बी डिफाइन एज अ टेक्स्ट दैट फुल्ली कवर अ सिंगल आइडिया, इट कैन बी स्टोरी, ठीक है। ये आप कह लें कि एक छोटा टुकड़ा या एक छोटी सी बात को जो है वो हम क्या कहते हैं, चंक है ये, सही है। अब आपको बताते हैं कि चंक ट्रांसफ़र क्या होता है, ये किस काम आता है, ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो आप जो है वो चंक ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र इनकोडिंग जो है वो एक कह सकते हैं कि एक तरह की जो है वो डाटा ट्रांसमिट जो है वो मैकेनिज़्म है, ठीक है, जो कि HTTP 1.1 में जो है वो यूज़ होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि वेब सर्वर जो है वो कंटेंट्स को सर्व करता है इन अ सीरीज ऑफ चंक्स। कंटेंट क्या है, जो हमारा जो फॉर एग्जांपल यूज़र ने जो है वो गूगल को कहा है कि मुझे जो है वो पिछले 10 साल का जो अनएम्प्लॉयज़ हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं लोग, उनका डाटा दिखाओ। अब उसको नहीं पता कि वो कितना बड़ा डाटा है, ठीक है, उसके पीछे जो है वो टेबल कितना बड़ा है, या कितने बड़े डाटा को उठा के लाना है। तो उसके लिए जो है एक छोटी सी मिसाल आपको दी है। तो उसके लिए क्या होता है कि चंक्स ट्रांसफ़र का जो है वो इस्तेमाल होता है। चंक्स ट्रांसफ़र इनकोडिंग होती है। तो वो क्या करता है, डाटा को छोटे छोटे पैकेट्स में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसे देना शुरू कर देता है। अब उसे भी नहीं पता कि ये कब तक चलेगा, कब तक जो है वो मेरे पास जो सेव पड़ा है वो कब तक ट्रांसफ़र होगा। तो उस पर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग है, थोड़ा सा कोड है, तो वो उस पर वो लगा देते हैं। एंड पे जो है वो एक ज़ीरो वाला जो कोड वो लगाते हैं। जब तक ज़ीरो नहीं आएगी तब तक क्या हो जाएगा, वो हमारे पास चलता रहेगा। तो इस तरह का वो थोड़ा सा आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको भी थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया है। तो क्या होता है इसमें कि वेब सर्वर जो है वो कंटेंट को सर्व करता है इन अ सीरीज ऑफ चंक्स, ठीक है। तो सीरीज ऑफ चंक्स में जो क्या करता है, अपने कंटेंट को डिलीवर करता है। आप क्या ये भी कह सकते हैं कि चंक ट्रांसफर इनकोडिंग द वेब सर्वर कैन बिगिन ट्रांसमिटेड रिस्पॉन्स विद डायनेमिकली जनरेटेड कंटेंट बिफोर नोइंग द टोटल साइज ऑफ द कंटेंट्स, कि उसको जो है वो कंटेंट का टोटल साइज, उसको टोटल उसकी वैल्यू, लेंथ उसको नहीं डिफाइन होती। सो दैट्स वाई क्या होता है कि वो उसको चंक्स में डिवाइड करता है। द साइज ऑफ ईच चंक इज सेंट राइट बिफोर द चंक इटसेल्फ, so that a client can serve when it has finished receiving data from chunk। तो क्लाइंट, जब तक क्लाइंट को चाहिए होता है, क्लाइंट कौन है, यूज़र है। यूज़र कौन है, आपका ब्राउज़र है, आप तो नहीं यूज़र है, रिसीव तो ब्राउज़र ने करना है। क्या है, तब तक वो क्या करता रहता है, रिसीव करता रहता है, जब तक वो उधर से सेंड करता रहता है, ठीक है।
द डाटा ट्रांसफर इज ट्रांसमिटेड बाय द फाइनल चंक ऑफ लिंक विद जीरो। ठीक है, तो जब तक जीरो साइज का, जब तक जीरो जो है वो नहीं आ जाता, जब तक कोडिंग में वो वाला जो उन्होंने जीरो डिफाइन किया वो नहीं आ जाता, डाटा क्या होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा। डाटा क्या होता रहेगा, क्लाइंट की तरफ आता रहेगा, क्योंकि उसको अपने पीछे वाले डाटे की लेंथ नहीं फाइंड है ना, उसको नहीं पता कि कितना बड़ा डाटा जो है मैंने ट्रांसफर करना है। सही है, तो ये इसका थोड़ा सा जो है वो है डाटा चंक्स ट्रांसफर इनकोडिंग का। इधर मैंने थियोरेटिकली लिखा भी हुआ है कि चंक इनकोडिंग इज यूजफुल व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज बीइंग रिटर्न टू द क्लाइंट। जब रिटर्न हो रहा हो क्लाइंट की तरफ, सर्वर साइड पे इसका ज्यादा काम होता है। एंड द टोटल साइज ऑफ द रिस्पॉन्स मे नॉट बी नाउन अनटिल द रिक्वेस्ट हैज बीन फुली प्रोसेस्ड। ठीक है, एग्जाम्पल भी दी हुई है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज जनरेटेड ऑफ एन HTML टेबल ऑफ रिजल्ट फ्रॉम अ डेटाबेस क्यूरी, कि मैं किसी डेटाबेस क्यूरी से HTML के थ्रू रिजल्ट लेना चाह रहा हूँ किसी डेटाबेस से। इफ यू वांटेड टू यूज द कंटेंट लेंथ हेडर, you would have to buffer the whole result set before calculating the total content size, जब तक वो total content का size calculate नहीं हो जाता। However, with chunked encoding, you could just write the data on row at the time and write a zero size chunk when the end of the query was reached। जब तक उसकी रीच्ड नहीं हो जाती, जब तक पहुंच नहीं जाती जीरो तक, तब तक वो क्या करेगा, डाटा को ट्रांसफ़र करेगा। तो यही इसको एक तरीका रोकने का भी है, और यही ये तरीका है कि हमें फाइंड हो जाए कि हमारा डाटा की लेंथ जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, हमारा डाटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इससे आगे हमें जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, या इतना ही डाटा हमने क्या करना था, ट्रांसफ़र करना था। ठीक है, ये एक छोटी सी जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई हुई है मैंने। ये थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, HTTP क्या है, रिक्वेस्ट है, और रिस्पॉन्स ये सर्वर साइड पे ज़्यादा होती है, तो रिस्पॉन्स HTTP 1.1 पे काम करती है। ठीक है, 200 ओके CRLF जो है वो इनकी टैग्स हैं जिससे ये जो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंडिंग टैग और स्टार्टिंग टैग। कंटेंट टाइप क्या है, टेक्स्ट प्लेन है, उसने बताया भी है। ट्रांसफर इनकोडिंग चंक्ड में हो रही है, कि चंक बना रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यही हम पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर कोडिंग इन चंक्स। अच्छा, चंक 1 देखिए, अब उसने क्या किया हुआ है, चंक 1, चंक 2, चंक 3 बनाया हुआ है। चंक 1, चंक 2 और चंक 3 उसने जो है वो डिफाइन किया हुआ है। चंक 1 में उसने 18 का साइज दिया हुआ है। ठीक है, जिसकी एक्सप्लेनेशन अगली स्लाइड में है। चंक 2 में देखें, उसने जो है वो डिफाइन की हुई अपनी सारी बात, उसने ये इसको चंक, इस डाटा को चंक 2 बना दिया है, नीचे उसने चंक 3 बना दिया है, और एंड पे जो है वो उसने ज़ीरो लगा दिया है कि जब तक ज़ीरो नहीं आएगा तब तक ये जितने भी चंक इसमें आएंगे वो डिफाइन हो जाए। लास्ट चंक उसने कहा 0 CR/CLF बंद, CR और LF बंद। ठीक है, स्टार्टिंग टैग एंडिंग टैग बंद करके उसने कहा कि यहाँ तक आए, यहाँ पे आके जब हो जाए ख़त्म। सही है, ये उसकी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन भी है कि चंक्स में डिवाइड, छोटे छोटे टुकड़ों में डाटा को डिवाइड कर देता है। वैसे तो OS लेयर्स में भी सेगमेंटेशन होती है, बट ये सर्वर साइड पे है, सर्वर हैंड पे है, तो इसलिए जो है वो चंक्स में डिवाइड करता है। सही, अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है, नीचे दी गई फिग जो है वो डेमोस्ट्रेट अ सैम्पल HTTP रिस्पॉन्स। एक जो है वो HTTP रिस्पॉन्स का सैम्पल है। नोट द कंटेंट ट्रांसफॉर्म इनकोडिंग चंक हेडर इंडिकेट द इनकोडिंग ऑफ द बॉडी। जो चंक का हेडर है, नीचे मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये रही, ये जो है वो चंक का हेडर है। ये क्या बता रहा है आपको, The encoding of the body. Encoding of the body है, the first line of the body start with the hexadecimal number indicate the length of the first chunk. जो पहली चंक की लेंथ है वो बता रहा है 1B 28 डेसिमल। ठीक है, तो ये 1B है, और ये जो है वो 8 डेसिमल्स हैं, ये 28 डेसिमल्स है, सॉरी। ठीक है, तो 28 लेंथ है इसकी, जो है वो क्या है, इसकी लेंथ है कि इसमें 28 कैरेक्टर्स हैं।
तो उसने ये इतना बड़ा उसका मैसेज था, नीचे भी मैसेज है नीचे भी मैसेज था, तो उसने इतने बड़े मैसेज को क्या कर लिया, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लिया। ये 28 का चंक बना लिया, ये 14 का, 7 का, जितने का बना लिया, ये 12 का, इस तरह चलते 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 उसने छोटे छोटे क्या बना लिए, अपने डाटा के चंक्स बना लिए। ठीक है, एंड इज फॉलोड विद द ऑप्शनल कमेंट प्रीसीडिंग बाय अ सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन से उसने उसको क्या किया हुआ है, प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट लाइन कंटेन एग्जैक्टली 28 बाइट, वो नीचे मैंने आपको बता दिया, एंड इज फॉलोड बाय एन अदर लाइन कंटेनिंग द लेंथ ऑफ द सेकंड चंक। ठीक है, 10 और डेसिमल 16। तो ये जो है वो क्या है, जो 10 है और ये 16 डेसिमल जो है इसकी लेंथ है। सही है, द सेकंड चंक इज फॉलोड विद द लाइन कंटेनिंग 0। ठीक है, अब वो 0 वाली बात ये बता रहा है कि ये वाली इसको ये क्या रखता है, 0 रखता है। सही है, 0 एज द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट चंक विच इंडिकेट द एंड ऑफ द बॉडी, जो इंडिकेट क्या करता है कि बॉडी एंड हो गया, चंक जो है वो डाटा ट्रांसफर हो गया, चंक खत्म। द बॉडी मे बी फॉलोड विद एडिशनल हेडर, दे आर एक्चुअली कॉल्ड फुटर सिंस दे फॉलो द बॉडी। Their rule is to provide information about the body that may not be obtained until the body generation is complete। जब तक कि बॉडी इसकी जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो क्या करेगा, डाटा को ट्रांसफ़र करेगा। सही है क्लास। तो ये जैसे सेम लाइक जिस तरह इट में सीम काउंटर initiative that a browser request would be so huge as a merit separating it into chunks। वही बात मैंने जो आपको पहले बताई कि ब्राउज़र पे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं आ सकती, इतने बड़े लेंथ की रिक्वेस्ट नहीं आ सकती, तो वो क्या करता है, उसको चंक्स में डिवाइड करता है। बट थिंक अबाउट फाइल ट्रांसफर यूजिंग PUT पुट और पोस्ट। अगर आप MySQL वाली जो है वो क्यूरीज पढ़ें, उसमें पुट और जो है वो पोस्ट, गेट या पुट एक ही बात है, और पोस्ट की जो है वो यूज़ होती है क्यूरीज। It get a bit interesting with post request. Try defining an HTML form with different input tags, at least one of which refer to a file. Upon submitting the form, the browser create the request with the content type header set of the multi-part form data. तो ये बताना ये चाह रहा है कि जब जिस तरह आप जो है वो डेटाबेस में MySQL की गेट और पोस्ट की क्यूरीज लगाते हैं, सेम एज लाइक हम इसमें क्या करते हैं, चंक में भी क्यूरीज लगाते हैं, टैग्स लगाते हैं, ताकि डाटा को क्या किया जा सके, ट्रांसफ़र किया जा सके क्लाइंट साइड पे। सही है, तो ये थोड़ी सी क्लास, ये उसकी जो है वो पिक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कि ये किस तरह, ये उसका हेडर है, ये उसकी जो है वो लेंथ है सारी। ठीक है, 1B में उसने क्या करवाया 28, 10 में उसने ये 16 और 0 में उसने कोई वैल्यू सेव नहीं करवाई, तो लिहाजा क्या है, यहाँ पे आके हमारा ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे आके हमारी जो है वो ये चंक जो है वो हमारा डाटा जो है वो डिलीवर हो जाता है। सही है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट इज़ एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंड से निकला है ये लफ्ज़ जो है एक्सटेंसिबिलिटी। तो इससे मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है, मैं नीचे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सटेंसिबल डिस्क्राइब समथिंग सच एज अ programming language protocol that is designed so that the user or developer can expand or add to it capabilities। प्रोग्राम हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, प्रोटोकॉल हो, कुछ भी कोड हो, उसमें क्या कर सके, कुछ ना कुछ ऐड कर सके या उसको एक्सपेंड कर सके, उस चीज़ को कहते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। ठीक है, तो अब अगर इस टॉपिक को मैं पढ़ाना शुरू करूं या इस लेक्चर को पढ़ाना शुरू करूं एक्सटेंसिबिलिटी का ही, तो मैं इसमें जो है वो प्रोग्रामिंग भी पढ़ा सकता हूं, प्रोटोकॉल्स भी पढ़ा सकता हूं, इसमें जो है वो ब्राउज़र की एक्सटेंसिबिलिटी भी पढ़ा सकता हूँ, सर्वर की एक्सटेंसिबिलिटी भी पढ़ा सकता हूँ। इवन जो चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ होती हैं वो एक्सटेंसिबल हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऐड किया जा सकता है, उनमें कुछ ना कुछ जो है उनको एक्सपेंड किया जा सकता है। सही है, एक्सटेंसिबिलिटी कैन बी अ प्राइमरी रीज़न फॉर द सिस्टम। तो डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि कोई सिस्टम ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए जिसमें एक्सटेंसिबिलिटी की जो है वो क्या ना हो, गुंजाइश ना हो। ठीक है, एक्सपेंड ना हो सकता हो, वो ऐसी छोड़ना ही नहीं चाहिए किसी सिस्टम को। और ऐसे होता भी बहुत कम ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें से इन्वेंशन होती रहती है। जैसे HP का पुराना मॉडल है, अब नया मॉडल है, उसके नया मॉडल है,
आईफोन जो है आप 4 उठा के देख लें, आईफोन 5s 5 उठा के देख लें, और एक्स मैक्स या 11 उठा के देख लें, तो आपको ह्यूज डिफरेंस मिलेगा कैमरा में, प्रोसेसिंग में, ठीक है, और जो है परफॉर्मेंस में। तो इस चीज़ को कहते हैं एक्सटेंसिबिलिटी, कि दिन ब दिन किसी चीज़ में, किसी टेक्नोलॉजी में, किसी प्रोटोकॉल में, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सटेंड होना, एक्सपैंड होना, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। सही है। अप्रोचेस टू एक्सटेंसिबिलिटी इंक्लूड फैसिलिटीज समटाइम कॉल हॉक्स, उसको जो फैसिलिटीज होती हैं उनको हॉक्स भी कहते हैं समटाइम, फॉर अलाउइंग यूजर टू इंसर्ट देयर ओन प्रोग्रामिंग रूटीन्स, the ability to define new data type and the ability to define new formatting markup tags, कुछ नया टैग बना देना, कुछ नई लैंग्वेज जनरेट कर देना, कुछ नए जो है वो प्रोटोकॉल एल्गोरिथम्स जो है वो कोड कुछ नया लिख देना। तो वो क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है डेवलपर को कि वो अपने एंड पे आके उसको एक्सपेंड कर सके, एक्सटेंड कर सके। सही है। तो ये एक्सटेंसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट जो है हमारा क्लास लास्ट टॉपिक है वो है फ्यूचर वेब एप्लीकेशन। तो जब भी फ्यूचर वेब एप्लीकेशन के फ्यूचर की बात आए कि आगे क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले हम जो है वो PWA को ही पढ़ेंगे। प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन आजकल जो है वो इनका ट्रेंड चलना स्टार्ट हो गया है, ये चल रही हैं मार्केट में, लोग इसको यूज़ कर रहे हैं बहुत ही जो है वो इंक्रीज्ड लेवल पे, ठीक है, एक्सपैंड लेवल पे इनको यूज़ करना स्टार्ट कर दिए क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं। सही है। और दिन ब दिन जैसे वेब में कोई ना कोई जो है वो डेवलपमेंट हो रही है तो उसमें जो है वो तरक्की आ रही है। सो प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन क्या होता है, आप कह सकते हैं कि PWA का मतलब जब भी बोलूँगा प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन ही होगा। सो आप कह सकते हैं कि PWA जो है वेबसाइट है, ये दुनिया में वेबसाइट का एक नया रेवोल्यूशन है। मतलब ये ऐसी वेबसाइट है जो वेबसाइट तो है, लेकिन जैसे आप मोबाइल पे जो है एप्लीकेशन ऐप यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, कोई गेम या अल्फा बैंक की या बी बैंक की कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ऐप यूज़ करते हैं, तो इस तरह के एप्लीकेशन की तरह बिहेव भी करती है ये वेबसाइट, ठीक है। मतलब वेबसाइट से ही आप एप्लीकेशन खुद ही जनरेट कर सकते हैं, खुद ही बना सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग, कुछ भी किए बगैर। देखिए कितनी बड़ी एक रेवोल्यूशन है, कितना बड़ा एक इन्वेंशन है ये, ठीक है। मतलब अगर हम इन वेबसाइट को मोबाइल पर चलाते हैं तो आपको ऐसे ही फील होगा जैसे आप कोई जो आपको वही इंटरफेस प्रोवाइड किया जाएगा जैसे आप मोबाइल में व्हाट्सअप या इस तरह की कोई भी ऐप यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड या iOS की ऐप चला रहे होते हैं। सेम इसमें भी PWA में भी आपको वैसा ही इंटरफेस जो क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। आपको ऐसा ही फील होगा आप वेब एप्लीकेशन चला रहे हो और हकीकत में भी वो एप्लीकेशन ही बन जाती है। सही है। एक तो इसका ये फ़ायदा, दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि आप इसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ऑफलाइन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट ना होने के बावजूद भी आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो कंटेंट जो है आपके कैशे में पड़े हुए हैं, जो कंटेंट आप में, मतलब आप, मेरा लैपटॉप है, इंटरनेट चल रहा है, ठीक है, और मैंने कुछ चीज़ खोल लिया है, अब वही पेज तो खुला रहेगा पर थोड़ी देर बाद वो भी क्या करेगा, टाइम आउट हो जाएगा और इंटरनेट बंद होने की वजह से वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, हम आप हेल्पलेस बैठे हुए हैं। पर इसमें क्या है, आप इंटरनेट ना होने के बावजूद भी उसको, वो कंटेंट उसको यूज़ कर सकते हैं जो कि उसकी कैशे में पड़े हुए हैं। सही है। या आप उसमें कोई, आप जो है वो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये नहीं कि इंटरनेट नहीं है तो आप वो नहीं कर सकते, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, बट वो जब अपलोड तभी होगा जब आपका इंटरनेट चलेगा, क्योंकि अपलोडिंग तो सर्वर साइड पे होती है और इंटरनेट के बगैर सर्वर साइड पे हम जा नहीं सकते। तो एक दफ़ा वो भी आगे पढ़ते हैं, आगे जाके आपको डिटेल से बताते हैं। सो एक ये भी, और दूसरी आपको नोटिफिकेशन भी इसके मिलेंगे जिसको आप कहते हैं कि पुश नोटिफिकेशन, जैसे आप जानते होंगे शायद पुश नोटिफिकेशन, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ने कोई मैसेज भेजा या व्हाट्सएप की तरफ से कोई अपडेशन आई है, सॉफ्टवेयर की कोई अपडेशन आई है, तो वो खुद ब खुद ही जो है पॉप आउट हो जाता है, खुद ब खुद ही आपकी स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं पुश नोटिफिकेशन। सही है।
जैसे हमें कोई अपडेट एरर, कोई स्टोरेज का एरर, कोई इस तरह की मिलता है ना, तो वो हमारे स्क्रीन के शटर हम नीचे करें तो हमें नज़र आ रहा होता है, तो वो वाला जो नोटिफिकेशन है उसको पुश नोटिफिकेशन कहते हैं। तो ये PWA भी हमें क्या करती है, पुश नोटिफिकेशन भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या है कि पुश वेब प्रोग्रेसिव वेब ऐप और वेबसाइट दैट लुक एंड फील लाइक अ वेब। This means user can access all information and capabilities without downloading a new web application या mobile application। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं अल्फला की बैंक की वेबसाइट पे जाता हूँ, मुझे वो अच्छी लगती है, मैं उसकी ऐप बना लेता हूँ। PWA के जरिए हम क्या कर सकते हैं, ऐप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या आपने सिर्फ एक ही दफ़ा ब्राउज़र पे जाना है। ठीक है, ब्राउज़र पर जाके उसको वेबसाइट को खोलना है जो PWA वेबसाइट होगी। ठीक है, या जिन्होंने PWA के तहत वो बनवाई होगी, तो ब्राउज़र को खोल गए तो जो ब्राउज़र के मेन्यू पर जाकर ऐड टू होम स्क्रीन का एक बटन होगा PWA की वेबसाइट पर, उस पर आपने क्लिक कर देना है। तो उसका जो है एक शॉर्टकट जो है वो आपकी ऐप की शक्ल में आइकॉन बकायदा उसका, जैसे व्हाट्सअप का आइकॉन है, जैसे जो है वो एप्लीकेशन का आइकॉन होता है, तो उसी तरह एक आइकॉन जो है वो आपके जो डेस्कटॉप पे या बाहर वाली जो है शॉर्टकट जो है वो उसका एक बन के आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब आप इस शॉर्टकट को खोलेंगे तो ये ऐप की तरह ही काम करेगा। जैसे आप ऐप चला रहे हैं, फुल स्क्रीन वर्जन, फुल स्क्रीन व्यू देगा आपको एप्लीकेशन का। वेबसाइट का कोई भी वो लिंक दोबारा आपको ब्राउज़र भी नहीं खोलना पड़ेगा। आप जैसे वेबसाइट यूज़ करते हैं वैसे, जैसे ऐप यूज़ करते हैं वैसे ही आप उसको यूज़ करेंगे। तो क्या आपको इससे ब्राउज़र की का इंटरफेस नहीं मिलेगा, मतलब इससे आपको क्या होगा, ब्राउज़र का इंटरफेस नहीं मिलेगा, आपको एप्लीकेशन का ही जो है वो इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, अच्छा, फिर ये क्या है कि वेब ऑफलाइन भी हो जाती है, तो ऑफलाइन भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन उठता है कि अगर हम यूनिक का डाटा जो है वो यूनिक का फॉर्म फिल कर रहे हैं, डेट, नाम, हमने सारा इतना लंबा चौड़ा फॉर्म फिल कर लिया है, ऊपर से इंटरनेट बंद हो गया, तो आप क्या करें, इसमें क्या होगा कि जो हमारा फॉर्म जो है वो अपलोड होगा या नहीं होगा। तो हमारा फॉर्म अपलोड हो जाएगा, हमारा डाटा कहीं भी नहीं जाएगा। तो क्या करेगा, तो अब सवाल यही है कि हम तो इंटरनेट बंद हो गया, हमारा डाटा कहाँ जाएगा, या हमारा फॉर्म जो है वो कन्वर्ट होगा सर्वर साइड पे, क्योंकि जो है वो फॉर्म तो सर्वर साइड पे जो है वो कनेक्ट सर्वर साइड पे जो अपलोड होना है, तो इंटरनेट से कनेक्ट होगा, सर्वर साइड पे अपलोड होगा। तो आंसर यही है कि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा, और उसका डाटा जो सबमिट होगा आपने सेव किया है वो आप ही की डिवाइस में सेव होगा, और उस आप ही की डिवाइस के कैशे में जो है वो सेव हो जाएगा जैसे ही इंटरनेट चलेगा। एंड यू वेल नो अबाउट द कैशे, अब कैशे के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। सो जैसे ही इंटरनेट चलेगा आपकी कैशे से डाटा उठाएगा और वो अपलोड कर देगा। सही है, तो इस तरह आपका जो है वो टाइम भी सेव होगा और बहुत सारे जो है आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। सॉरी, हम उसी स्लाइड पे स्टक हो गए। ये इसके एडवांटेजेस भी हैं जो हम जो है वो एक एक करके इसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। ऑफलाइन एक्सेस, इन्हांस कस्टमर एंगेजमेंट, इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस, मोर सिक्योर एंड फास्टर रिस्पॉन्सिव और लो डेवलपमेंट कॉस्ट। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं कि ऑफलाइन एक्सेस क्या होती है, जो मैंने अभी आपको क्लियर बता दी है कि क्या होता है। ऑफलाइन एक्सेस के जरिए आप इंटरनेट ना भी हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। PWA प्रोवाइड ऑफलाइन एक्सेस टू कंटेंट द कोर ऑफ दीज ऐप सर्वर सर्विस वर्कर्स। तो सर्विस वर्कर जो हैं वो क्या करते हैं, इसको जो है वो सर्विस वर्कर जो हैं वो इसको इनके थ्रू जो है वो ऑफलाइन आप चल सकते हैं। ऑलवेज वर्क इन द बैकग्राउंड, वो वर्क कर रहते हैं बैकग्राउंड पे, वेदर यू आर ऑनलाइन और ऑफलाइन। The previously visited website can be reached seamlessly because of this feature। ठीक है, seamlessly जो है इसी फीचर से वो क्या कर सकते हैं, प्रीवियस जो वेबसाइट को भी हम विजिट कर सकते हैं। Have you seen prompt from PWA asking whether you allow the website to send notification or not? जैसे आपको कोई, आप किसी वेबसाइट पे जाएं तो वो आपको पूछता है ना कि अलाउ या डिनाई, तो उसका मतलब नोटिफिकेशन अलाउ या डिनाई, तो उसका मतलब ये है कि वो PWA वेबसाइट है और वो आपसे पूछ रही है कि नोटिफिकेशन अलाउ करोगे आप या नहीं। ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन द अलाउ बटन यू विल गेट द नोटिफिकेशन अबाउट अपडेट इवन व्हेन यू आर नॉट सर्विंग द पर्टिकुलर पेज। आप उस पेज पे नहीं भी हैं तो फिर भी वो आपको नोटिफिकेशन देगा कि मेरी वेबसाइट पे ये अपडेशन हुई है, ये जो है बग आ रहा है, ये जो है वो इस पे एरर आ रहा है। ठीक है,
तो मोर ऑफ PWA कैन बी एडिड टू योर होम स्क्रीन विद ओनली 2 टैब्स। तो मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ जाना है और शॉर्टकट जो है वो जनरेट हो जाएगा और आपकी जो है वो डेस्कटॉप पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रूव यूज़र एक्सपीरियंस। कैसे एक्सपीरियंस जो है वो यूज़र का, द बेनिफिट ऑफ PWA इज इम्प्रूव द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ द यूज़र, दे डू नॉट हैव टू वेट फॉर द पेज टू बी लोडेड। ठीक है, तो वो पेज लोड करने का जो वेट नहीं करती एंड कैन एंजॉय द फंक्शनैलिटी इवन विद लो नेटवर्क एबिलिटी। कोई बैंडविड्थ भी लो हो तो फिर भी वो क्या करती है, फास्टर काम करती है। ठीक है, तो ये भी एक इसका जो है एडवांटेज है, एक्सपीरियंस जो है वो यूज़र का बेटर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोर सिक्योर एंड फास्टर। PWA यूज़र HTTP विच सर्व ऑल काइंड ऑफ टेम्परिंग with content. This decrease the factor of insecurity to great extent and make progressive web app highly secure in comparison of other application. ठीक है, इसकी एफिशिएंसी जो है वो आम एप्लीकेशन से ज़्यादा होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि ये अपना डाटा कैशे में स्टोर करवाती रहती है। जब भी जो है वो इंटरनेट चलेगा उसको कैशे से जो उठाएगी और ले जाएगी। और दूसरा, ट्रैफिक भी इसमें बहुत स्लो होती है। PWA में जो कन्वर्ट हो जाती हैं, ऐप बन जाती है, उसमें थोड़ी ट्रैफिक आती है, थोड़े लोग आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अभी तक ये इतनी डेवलप नहीं हुई, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो आपकी वेबसाइट जो है मोर सिक्योर और फास्टर है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिव है। किस तरह रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हैज़ बिकम अ नेसेसरी फीचर टू बी प्रोवाइडेड बाय एवरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी दीज डेज। तो हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी रिस्पॉन्सिव जो है वो डिज़ाइन पेश करती है। इफ़ दिस important feature is ignored then your application will be restricted to only one platform and this can being serve outcome from the business। आपका बिजनेस भी लॉस कर देगी अगर आप उसको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाएंगे। ठीक है, 24 घंटे उसको रिस्पॉन्सिव बनाया। A uniform experience is provided by these application over all kind of platform। सब प्लेटफॉर्म पे वो होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है वो iOS पे उसकी जो है वो PWA बन नहीं रही और एंड्रॉयड पे बन गई है, विंडोज़ पे बन नहीं रही, यूनिक्स पे बन नहीं रही, यूबंटू पे, लिनक्स पे बन नहीं रही, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल प्लेटफॉर्म्स के लिए वो रिस्पॉन्सिव होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है लो डेवलपमेंट कॉस्ट। तो जाहिरी बात है जब उस पर कोई खर्चा ही नहीं आना, 2 क्लिक होनी है और आपकी वेबसाइट जो एप्लीकेशन बन जानी है, तो उस पर डेवलपमेंट कॉस्ट ज़ीरो आनी है, उस पर कोई डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं आनी। ठीक है, लिमिटेशन देखें। अच्छा, लिमिटेशन हम देखते हैं, इसके 2 फायदे मैं आपको और भी बता दूं कि इसका एडवांटेज जो है वो बोथ साइड पे है, ऑनर साइड पे भी और यूज़र साइड पे भी। ऑनर साइड पे कैसे है कि एंड्रॉयड या कोई ऐप डेवलप करनी हो या अपनी किसी वेब के लिए कोई अलग किस्म की वेबसाइट एप्लीकेशन बनानी हो, तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट वाले को अलग पैसे देते हैं, डेवलपर को अलग पैसे देते हैं जो एंड्रॉयड पे काम कर रहा है। तो PWA ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप उसी की वेबसाइट की एक आला वेबसाइट बनाएं और उसी की जो है PWA बनवा लें, बन जाएगी। आप खुद बना सकते हैं, 2 क्लिक से बन जाएगी। सो क्या होगा, इससे टाइम सेविंग होगा, नो नीड टू डेवलप ऐप डेवलप कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, कॉस्ट सेविंग होगी और इसमें मेंटेनेंस जो है वो ईजी हो जाएगी। मेंटेनेंस ईजी कैसे हो जाएगी कि हमें कोई और जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और को कोडिंग में जाने की, कोई और कोड लिखवाने की। तो उससे क्या होगा, हमारे पास मेंटेनेंस क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। सही है। अच्छा, PWA के अलावा आपको वेब की जो है अपडेट करना, उस पर जो खर्चा आना है या उस पर जो है वो एक्सपेंस आना है, वो भी जो है आपके नहीं होंगे। PWA जो उधर वेबसाइट पे अपडेशन करेगी वही आपकी जो है वो PWA की ऐप में जो है वेबसाइट हो जाएगी अपडेशन। इसी तरह जो है वो यूज़र साइड पे भी इसको फ़ायदा है। जैसे आपको कोई चीज़ पसंद आ जाए, कोई वेबसाइट पसंद आ जाए, जैसे मैंने अल्फला की एग्जांपल दी, तो आप उसकी क्या बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, चाहे ऐप पड़ी हो या ना पड़ी हो स्टोर पे, तो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ऐप मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई प्ले स्टोर, कोई जो है वो ऐप स्टोर पे नहीं जाना पड़ेगा आपको, आपका टाइम भी सेव होगा, आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। फास्ट है यूज़र के लिए, नो नीड टू अपडेट है। PWA की वेबसाइट पे जो चेंजिंग होगी वही ऐप में चेंजिंग हो जाएगी, तो आपको कोई अपडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली अपडेटिंग है, तो इससे टाइम सेव हुआ, स्टोरेज सेव हुई यूज़र की, और क्या हुआ, जो डाटा भी है वो भी सिक्योर हो गया। ठीक है,
डाटा सेविंग भी है। तो लिमिटेशन इसमें देखें, लिमिटेशन क्या है कि फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ पीडब्ल्यू ओनली HTML बेस है। ये इसकी सबसे बड़ी जो है वो नुक्सा HTML5 पे ये काम करती है, तो ओनली HTML5 सपोर्ट ही करेगी, उसी डिवाइस पे चलेगी या परफॉर्म होगी जिस पे HTML जो है वो प्लेटफॉर्म होगा जो या जो डिवाइस HTML को सपोर्ट करती होगी। सही है। हैविंग नो प्लेटफॉर्म और प्ले स्टोरेज, मतलब कोई भी इसका नहीं है कि वो फलाने प्ले स्टोर पे जाके यार इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, फलां पे जाकर कर लो, इसका कोई नहीं है, कोई इसका प्ले स्टोर नहीं है। ठीक है, नो सोर्स, कोई सोर्स नहीं है इसका। सो जो वो वेब है पीडब्ल्यू जो वेब है इसके लिए जो है एक और इसकी मुझे अभी याद आ रही थी, अभी मुझसे ज़हन से निकल गई है, वही मोबाइल एप्लीकेशन किसी कोई भी मोबाइल में दूसरी ऐप्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट नहीं करती। हाँ, ये भी एक है, यही थी ये बात कि किसी दूसरी जो है वो वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट नहीं करती। जैसे होता है ना, अक्सर आप लोगों ने कोई मतलब नई वेबसाइट, नई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो वो कहते हैं कि हमें कनेक्ट करवाओ या गूगल से या फेसबुक से या अपने किसी अकाउंट से। तो इसमें ये चक्कर भी नहीं है कि आपको किसी वेबसाइट की ज़रूरत होगी या किसी अकाउंट की ज़रूरत होगी, किसी लॉगिन की ज़रूरत होगी, क्योंकि किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करती ही नहीं है। सही है। और इसका एक जो है वो लिमिटेशन ये है कि लिमिटेशन इसकी ये है कि अनऑफिशियल ब्राउज़र जो प्राइवेट ब्राउज़र जैसे क्रोम है, सफारी है और ये इस तरह के क्रोम है, मोजिला है और जो है ओपेरा है, जो इस तरह के जो है वो ब्राउज़र पे ये चलती है, मतलब इस तरह के ब्राउज़र से ये जनरेट हो सकती है, इंटरनेट एक्सप्लोरर से या सफारी से ये जो है वो जनरेट नहीं हो सकती। सही है। तो ये इसके थोड़े से जो है वो क्या है लिमिटेशंस हैं। अच्छा, अब ये वर्किंग इसकी कैसे होती है ये भी आपको बता दें कि ये किस तरह जो है वो वर्क करती है। तो PWA जो वेबसाइट है वो HTML पर काम करती है, ठीक है, और इसमें जो है वो वाइटल रोल प्ले करता है HTML का ही है कि HTML की जो है वो HTML की सर्विस वर्कर जो हैं वो इसमें जो है वाइटल रोल जो प्ले करते हैं। सर्विस वर्कर जो हैं ये इनके साथ मिलकर काम करती है, इसीलिए जो है वो इसको बेनिफिट प्रोवाइड करती है कि HTML के प्लेटफॉर्म पे ये चल सकती है। तो HTML के सर्वर वर्कर जो है इसके साथ मिलकर काम करते हैं। होता क्या है, जब आप किसी वेब पर विजिट करते हैं जो कि PWA है, तो HTML के सर्विस वर्कर इसकी जो है वो इंटेलिजेंस कैशे एक बना लेते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस कैशे मतलब उसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नेटवर्क या सिस्टम जो है वो बना हुआ है जो कि किन के हाथ में है, सर्विस वर्कर के हाथ में है। तो वो एक इंटेलिजेंट कैशे बना लेते हैं, इंटेलिजेंस कैशे कर देते हैं और पूरी की पूरी जो वेबसाइट को आपकी डिवाइस के अंदर ही जो है आपकी स्टोरेज के अंदर ही कैशे की स्टोरेज में क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है, तो पूरी की पूरी वेबसाइट के कंटेंट, पूरी की पूरी वेबसाइट आपके कैशे में स्टोर हुई पड़ी होती है। तो चूंकि ये जो है वो पहली दफ़ा जब आप इसको चलाएंगे स्लो चलेगी, क्योंकि जब नई नई सेव होती है तो फर्स्ट टाइम जो है वो स्लो चलती है क्योंकि नई नई ये सेव हुई होती है। लेकिन जब दूसरी दफ़ा आप चलाएंगे तब ये बहुत फास्ट चलेगी, क्योंकि तब कैशे में इसकी मेमोरी स्टोर हो जाती है और ये यूज़र से पकड़ती है और वैसे ही उठा के आपको डाटा देती रहती है। तो ये मतलब आपकी कैशे में आपकी वेबसाइट और आपकी वेबसाइट की बनी हुई एप्लीकेशन पड़ी हुई है। सही है। तो ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अपडेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपडेशन जैसे ही वेबसाइट अपडेट होगी ये भी वेबसाइट उसी तरह अपडेट हो जाएगी। वह अपडेट कैसे, जिस तरह मतलब डाटा आपका कैसे अपलोड होगा, जैसे ही इंटरनेट चलेगा कैशे से डाटा उठाएगी और जो है वो सर्वर साइड पर रख देगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो HTML के सर्वर वर्कर जो है वो रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और वही जो है वो क्या करते हैं, वो क्लाइंट साइड पे रिसीव करते हैं। ठीक है, सो ये तो हमारी क्या थी, हमारी जो आज का टॉपिक था क्लास, हमने इसमें जो है PWA बहुत ही एक अलग से टॉपिक कवर कर लिया, उसके एडवांटेजेस पढ़े हमने। ठीक है, PWA होती क्या है वो पढ़ा है, उसके अलावा हमने जो है एक्सटेंसिबिलिटी और चंक ट्रांसफ़र पढ़ा है। दिस वाज योर लेक्चर क्लास, होप्स हो के आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। और इसको जो है वो अच्छी तरह तैयार करें
होप्स हो कि आपका कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपका शायद लेक्चर ना हो, जैसे ही कोई फर्दर इंस्ट्रक्शंस आएंगी आपकी इंस्टीट्यूट की तरफ से, देन वी विल प्रोसीड नेक्स्ट। सो तब तक के लिए क्लास, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। कुछ भी समझ ना आए तो यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी विदाउट एनी हेजिटेशन, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कॉल मी, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ क्लास।